करते हैं और अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल्स की, जिस पर कि लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और इससे जुड़ा हर एक छोटी छोटा अपडेट और रिसर्च हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरा दिन है जब 5% का लोअर सर्किट लगा है इस स्टॉक में। पिछले 3 दिन में जियो फाइनेंशियल्स में 27,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है। जियो फाइनेंशियल क्यों टूट रहा है लगातार, इसके पीछे की वजह क्या है, किन फैक्टर्स पर आपको नजर रखनी है, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक और सौमित पूरा एनालिसिस लेकर। अभिषेक, ओवर टू यू। जी हाँ, जियो फाइनेंशियल लगातार चर्चा में है। डीमर्जर से पहले चर्चा में था, डीमर्जर के बाद चर्चा में आया, लिस्टिंग से पहले चर्चा में लगातार रहा और लिस्टिंग के बाद भी ये कंपनी लगातार चर्चा में है। फर्क बस इतना है कि पहले भावनाएं थी, अब भाव सामने है और उस भाव को लेकर कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में चिंता है कि क्या 3 दिन की जो लगातार गिरावट हो गई सर्किट पे ये शेयर चल रहा है, क्या अभी और टूटेगा, फेयर प्राइस क्या है इसका, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब वैल्यूएशन थोड़े सस्ते जो पहले कहे जा रहे थे, तो अभी कंसर्न क्या है, क्यों ये शेयर टूट रहा है, इसकी आज हम पड़ताल करेंगे। और सौमित हमारे साथ हैं जो कि जियो फाइनेंशियल से जुड़ी सारी की सारी अपडेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो कुछ सवाल हैं जो आपके मन में है और उन सवालों के जवाब हम सौमित से लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल सौमित, आप ये बताइए कि जियो फाइनेंशियल लगातार क्यों टूट रहा है? अगर आप देखेंगे तो तीसरा दिन है कंटिन्यूस लोअर सर्किट आ रहा है। फर्स्ट डे पे करीब 3.7 करोड़ सेल ऑर्डर्स थे, सेकंड डे कल 11 करोड़ के सेल ऑर्डर्स थे, आज ऑलरेडी 14 करोड़ से ज्यादा के सेल ऑर्डर हुए। अभी सेल ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें पहले से ये पता था, हमने आपको बताया भी था व्यूअर्स को हमारे, कि जो भी ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स जो है, जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इनके पास भी जियो फाइनेंशियल के शेयर्स गए क्योंकि उनके पास आरएल के शेयर्स थे। बट अब चूंकि जियो फाइनेंशियल दोनों ही इंडेक्सेस से बाहर जाने वाला है, उन्हें ये शेयर्स बेचने पड़ेंगे, वो अपने म्यूचुअल फंड में ये शेयर्स को नहीं रख सकते। और यही सेलिंग आने के कारण हमें ये लोअर सर्किट दिख रहा है, क्योंकि कोई बायर अभी के टाइम पे है नहीं जियो फाइनेंशियल के लिए। और करीब 14.5 करोड़ शेयर्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड थी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जीडीआर होल्डर्स जो थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जो है रिलायंस का, लंदन में लिस्टेड है, उन्हें भी जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिले थे, तो उनकी तरफ से भी सेलिंग एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट को। तो टोटल मिला के अगर आप देखते हैं तो उनकी तरफ से करीब 17 करोड़ की और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से करीब 14 करोड़ की, तो करीब 30-31 करोड़ की शेयर्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड थी स्ट्रीट को। और इसी कारण हमें लगातार ये लोअर सर्किट देखने मिल रहा है जियो फाइनेंशियल में। तो मतलब ये होना ही था सौमित, एग्जैक्टली ये होना ही था, ये पहले से तय था। और अगर आपने ध्यान से सुना होता, अगर सौमित को जियो फाइनेंशियल पर जानकारी देते हुए, तो आपको इसका अंदाजा रहा भी होता। लेकिन सौमित, सवाल फिर भी है कि अच्छा 3 दिन टूट गया, क्या और टूटेगा? वैल्यूएशन की बात कर रहे थे, तो अगर जियो फाइनेंशियल के वैल्यूएशन हम कह रहे थे कि सस्ते हैं, तो उसके बावजूद कोई चिंता है अभी? वो सस्ते तब भी थे और अभी और सस्ते हो गए। इनफैक्ट अगर आप डिस्कवर्ड बेस प्राइस जो हम कंटिन्यूसली बता रहे थे अपने व्यूअर्स को भी, 261.85 का, उस पर अगर आप देखते थे तो बुक वैल्यू था 185 का, तो प्राइस टू बुक हो जाता था 1.4 टाइम्स। अब चूंकि भाव और गिर चुका है, प्राइस टू बुक हो गया है 1.2 टाइम्स। वन ऑफ द चीपेस्ट एनबीएफसी होगा स्ट्रीट पे। कोई भी बड़ा लार्ज एनबीएफसी जो है जिसका इतना नेटवर्थ हो 1.17 लाख करोड़ जितना, इतने सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा। बट सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करना भी सकता है जियो फाइनेंशियल, क्योंकि कोई बिजनेस नहीं है। जो भी बड़े एनबीएफसी से, बजाज फाइनेंस बात कर लीजिए आप, महिंद्रा फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, सबके बहुत बड़े बिजनेसेस है, सब अपने स्पेस में मार्केट लीडर है। बट जियो फाइनेंशियल का हाल ही में तो कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। बट इधर जो सेलिंग देखने मिल रहा है, इसमें सिर्फ आश्चर्यचकित बात यह है कि कोई बायर नहीं मिल रहा इस शेयर्स को। सेलिंग तो एक्सपेक्टेड था, बट स्ट्रीट ने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कोई बायर नहीं मिल रहा है। तो सवाल ये उठेगा सौमित कि क्या सस्ता तो है, लेकिन क्या अच्छा भी है? अगर बायर नहीं मिल रहा तो ये सवाल खड़े होने शुरू होंगे। और तो अब हम देख रहे हैं कि जो शेयर है 3 दिन के करेक्शन के बाद 265 वाला शेयर 225 के नीचे, यानी कि 40 रुपए साफ हो गए उसमें से। क्या 200 के नीचे जाएगा, ये भी लोग पूछ रहे हैं अब तो। और 3 दिन अगर लोअर सर्किट लग गया तो 200 के नीचे जा ही सकता है लगभग, उस पर कोई ये नहीं है। बट ऑब्वियसली कोई बायर नहीं रहा तो लोअर सर्किट लगता रहेगा स्टॉक पे और आराम से 200 के नीचे जा सकता है अगले 3 दिन में, अगर 5% का लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लगता है। ठीक है, 200 के नीचे जाने की आशंका पूरी तरह से जियो फाइनेंशियल बनी हुई है, क्योंकि ये लोअर सर्किट अगर नहीं खुला तब तो जाएगा ही, ये दिख रहा है। और जो ट्रू वैल्यू भी था, जब जो पहले डिस्कवर्ड बेस प्राइस आने के पहले जो एनालिस्ट का ट्रू वैल्यू था वो 160 to 180 के आसपास था। जी सौमित, एक और चीज देखिए, क्लोजिंग 5% का सर्किट, 22 अगस्त को 5% सर्किट, फिर से आज 5% का लोअर सर्किट दिख रहा है। लेकिन ये तो 5% पे है। ये 5% वाला सर्किट मान लीजिए अगर खुल जाता है तो क्या माने कि बिकवाली का जो क्वांटम होगा
और बड़ा होगा, इसकी हो आशंका सकता है, क्योंकि अभी T2T बेसिस पे है, मतलब डिलीवरी बेस, तो 5% का सर्किट लिमिट है उस पे। 10 डेज के बाद जब ये लिमिट हट जाएगा तो शायद बड़ा सर्किट भी लगने को देख सकते हैं हम इस पे। मतलब अभी तो कह नहीं सकते ऑब्वियसली, जब T2T बेसिस से बाहर निकलेगा तभी देखना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली T2T से बाहर निकल गया तो 10% का सर्किट भी लगने को देखने को मिल सकता है जियो फाइनेंशियल पे, अगर कोई बायर नहीं रहा तो। T2T से बाहर निकला ट्रेड टू ट्रेड से, तो 10% का भी सर्किट इसमें लग सकता है। उम्मीद करेंगे और निवेशकों के लिए हम ये चाहेंगे कि ये सर्किट थमे और हम ऊपर वाले सर्किट देखें सुमित। लेकिन अब लोगों के मन में एक और सवाल है, जो कहीं ना कहीं पहले जिनके पास रिलायंस नहीं था या फिर जिन्होंने लिस्टिंग पर नहीं लिया, अब वो वेट कर रहे हैं। सवाल ये कि लेना कब है ये? देखिए, इंग्लिश में एक अच्छी कहावत है, वैल्यूएशन लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। जिसको जो भाव पे सही लगे उस भाव पे आप ले सकते हैं। बुक वैल्यू कंपनी की 185 है, वैल्यूएशन 1.2 टाइम्स है, जो कि चीप है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो लेंडिंग में जाने की बात कर रही है बिजनेस। उनके लेंडिंग बुक को ग्रो करने के लिए उनके पास ऑलरेडी कैपिटल है। उन्हें आगे चल के और अगर कैपिटल लगेगा तो वो स्ट्रीट से सस्ते भाव पे मिलेगा, क्योंकि AAA का क्रेडिट रेटिंग रहेगा कंपनी का। आगे चल के डिजिटल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, ये सारे बिजनेसेस में वो एंटर करना चाहती है। एसेट मैनेजमेंट में ऑलरेडी ब्लैक रॉक के साथ एक जेवी हो चुका है। तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है कंपनी के वो काफी अच्छे, काफी स्ट्रांग है। और रिलायंस का बैकिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का सबसे ज्यादा मार्केट कैप, सबसे ज्यादा एग्जैक्टली और अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमेशा से एम रहा है कि कोई भी सेगमेंट में क्यों ना हो, टॉप 3 में आना है। रिटेल, टेलीकॉम, टॉप पे रहना चाहते हैं, टॉप पे ही रहना चाहते हैं, बट मैं टॉप 3 थोड़ा कंजर्वेटिव बेसिस पे बोल रहा हूँ। टॉप पे रहने का मकसद होता है और वो पोजीशन वो हासिल करते भी हैं। आखिर में परसों जब हमारे निकुंज से बातचीत हो रही थी सुमित, तो हमने ये कहा कि सुस्त लिस्टिंग हुई है। निकुंज का कहना था आप कौन सी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150-70 ये माना जा रहा था कि ये इसका डिस्काउंट प्राइस ही होगा 170-80 के आसपास का, लेकिन जो लिस्टिंग हुई वो 265 पर हुई। अब फिर से सवाल कि क्या जो फेयर प्राइस है, फेयर वैल्यू है, वो यही भाव है? बुक वैल्यू 185 है, एंड लिस्टिंग के पहले तो बोल रहे थे 160 to 180 का फेयर वैल्यू है। कुछ दिन पहले IIFL और इन्वेस्टेक के नोट्स आए थे, उन्होंने फेयर वैल्यू जो दिया था वो 280 to 300 के आसपास था। तो काफी मतलब डिवाइडेड है स्ट्रीट। फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए जियो फाइनेंशियल का, रहेगा क्योंकि बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ और 28 को AGM है, तो शायद कुछ और डिटेल्स है, तब शायद पता चले कि क्या प्लान्स है बड़े कंपनी के, तो शायद फेयर वैल्यू का और अंदाजा मिल सके किसी स्ट्रीट। ठीक है, तो अभी बिजनेस नहीं है, प्लान्स है, बट प्लान्स काफी सॉलिड हैं जियो के, क्योंकि ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जेवी किया ही है। लेंडिंग कारोबार को लेकर दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, 18,000 करोड़ स्टोर्स के जरिए, तो उनके अपने स्टोर्स हैं ये, उसके थ्रू कम से कम वो अपने आप को चैनलाइज करेंगे। तो निश्चित तौर पर यहां से भविष्य ठीक है। भाव कैसा है इसको लेकर सवाल जरूर है। अब शायद जो बुक वैल्यू बता रहे हैं 185 के आसपास, वहां तक अगर जाकर थमें, तब तक कोई ऐसी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए।